परम आदरणीय श्री संदीप जी काबरा, श्री रामपाल जी सोनी, श्री श्याम जी सोनी, मैं अपनी बात रखने से पहले जो हमारे अखिल भारतवर्षीय महासभा ने जो मिशन आईएएस की कोर कमेटी बनाई है, उनके जो मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं, दरक जी, भट्टर जी और श्वेता जी, उनको रिक्वेस्ट करूँगा वो भी यहाँ आ जाएं मंच पे। आज यहाँ पे मुझे बहुत खुशी है कि समाज के सभी प्रबुद्धगण पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ उपस्थित हैं और अभी अभी आपके सामने माननीय संदीप जी काबरा ने बहुत बड़ी एक घोषणा की है, माहेश्वरी ड्रीम शेपर्स। ये एक अच्छा तरीका है जहाँ पर हमारी जो ट्रस्ट हैं, हमारे यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है, हमारे पास में जो नीडी लोग हैं उनको जोड़ने की ज़रूरत है और इस तरह से जोड़ने की ज़रूरत है जिससे कि उनको त्वरित रूप से पूरी कंप्लीट, ये नहीं कि 20,000 50,000 की उनको सहायता मिल रही है, उनको जितनी फ़ीस की रिक्वायरमेंट पूरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को उनको दी जा सके। तो ये जो घोषणा की गई है, मैं उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मिशन आईएएस ने ये प्रस्तावना इसलिए दी कि अगर हमें मिशन आईएएस में सफलता लेनी है तो हमें प्रोफेशनल डिग्री में अच्छे बच्चे लाना ज़रूरी है। तो ये एक कड़ी है हमारे लिए कि हम प्रोफेशनल डिग्री से एजुकेशन में एनहांस करें, इसीलिए ये कार्य हमने कोर कमेटी ने सोचा कि हम रिक्वेस्ट करें। हम बहुत आभारी हैं संदीप जी काबरा के, रामपाल जी सोनी के लिए इस प्रस्ताव को अप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये सहयोग से हम एक जोड़ के रूप में इसको कार्य करना चाहेंगे। जहाँ तक मिशन आईएएस का सवाल है, कल से मैं सुन रहा हूँ सभी आप लोगों ने कहा है कि मिशन आईएएस का कार्य अच्छा चल रहा है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा कमेटी की रूप से कि हमारे समाज में टैलेंट की कमी नहीं है। आप अगर देखें तो हर साल मेरे हिसाब से 1000 बच्चे सीए में ही निकलते होंगे और सीए कोई इजी परीक्षा नहीं है, माहेश्वरी समाज के बच्चों के लिए बहुत इजी परीक्षा है। मैं अभी कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था दर्पण राठी के बारे में, अगर आप जानते होंगे, उदयपुर से दर्पण इनानी जो बड़ौदा में रहते हैं, वो बच्चा 3 साल की उम्र में बीमार हो गया था और पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया। उसने चेस में पैरा ओलंपिक्स में जो चाइना में हुआ उसमें 2 गोल्ड मेडल लिए और उस बच्चे ने सीए किया। और सीए कैसे किया? ब्रेल लिपि से नहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि जो क्वेश्चन है वो बोले जाएंगे और जवाब वो बोल के देगा, और उससे सीए पास किया। तो टैलेंट इतना अधिक है कि टैलेंट की कमी नहीं है, पर वो टैलेंट केवल सीए और इंजीनियरिंग में जा रहा है, वो टैलेंट आगे नीति निर्धारण में काम में नहीं आ रहा है सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। सिविल सर्विसेज में हम क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जितना हमारा नंबर है, हम पॉलिटिकल रूप से इतने बड़े नहीं हैं कि हम उसमें नीति निर्धारण में जा सकें, पर प्रशासनिक रूप से अगर हम आते हैं तो हम नीति निर्धारण में कर सकते हैं। आज जैन समाज और अग्रवाल समाज इसमें बहुत काम कर रहा है और उनके बहुत बच्चे आ रहे हैं, पर माहेश्वरी समाज में इतना अधिक इस पर ध्यान नहीं था। आज़ादी के बाद 78 ईयर्स हो गए हैं, करीबन 60-65 बच्चे ही डायरेक्ट रूप से सिविल सर्विस में आए हैं। ये बहुत संख्या कम है हमारे टैलेंट के हिसाब से। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज ने कि मिशन आईएएस की ये कल्पना की और हमें इसमें बनाया। नीति निर्धारण के बारे में मैं सिर्फ 2 बात बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से कि कैसे हम भूमिका निभाते हैं। मैं केवल हिमाचल में रहा, हिमाचल में बिकॉज माहेश्वरी समाज से हैं तो मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया और मैं 8 साल तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रहा। 8 बजट 3 चीफ मिनिस्टर के सामने बनाए। पूरा फंड अलोकेशन और क्या नीति बनानी है वो फाइनेंस सेक्रेटरी को ही करनी पड़ती है। तो कितनी बड़ी भूमिका एक व्यक्ति कर सकता है अगर उस जगह पे पहुँचे। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे हमारी कार्य समिति है नीति निर्धारण के लिए, स्टेट में कैबिनेट होती है जो नीति निर्धारण करती है, उसमें कुछ अधिकारी बैठते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम और चीफ सेक्रेटरी। मुझे सौभाग्य मिला कि उस कैबिनेट में मैं कंटिन्यूअसली 9.5 साल तक बैठा। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हम अपने टैलेंट को इधर ले जाएं तो
तो वो नीति निर्धारण में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल बात नहीं करना चाहता था, उसमें करना चाहते हैं। और आज आप लोगों के सहयोग से मिशन आईएएस जो है वो जो अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है वो उसी भूमिका में है कि हम उसको बढ़ा सकें। हमारा सबसे पहले कार्यक्रम होता है कि जाके अवेयरनेस करना कि सिविल सर्विसेज क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों आना चाहिए, जिससे कि बच्चों को मोटिवेट कर सकें। ये एक केवल फिलर है, मतलब उनको मोटिवेट करना है। जब बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं तो हम उनको पूरी तरह से मेंटरिंग करते हैं। जो हमारे 25 ऑफिसर्स हैं उनका, जैसे अभी सिविल सर्विस की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, तो हम प्रिलिमिनरी में एग्ज़ाम की क्या कोर्स मटेरियल है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो उनकी ऑनलाइन मेंटरिंग करते हैं। उसके बाद जब मेन एग्ज़ाम्स होता है तो उसकी मेंटरिंग करते हैं और इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। जैसे अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, हमारे 11 बच्चे माहेश्वरी समाज के इंटरव्यू के लिए हुए हैं, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी मॉक इंटरव्यू करते हैं। 15 मॉक इंटरव्यू 1.5 घंटे के मैंने खुद लिए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को हम अधिक से अधिक मेंटरिंग करें। दूसरी बात उनकी फाइनेंशियल नीड्स की है, तो सोनी साहब का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बद्रीलाल सोनी जो ट्रस्ट है वो इसके लिए पूरे दिल खोल के देती है। और इस साल हमने एक अच्छी योजना अभी शुरू की फरवरी मार्च में कि जो बच्चे प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम देते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कोर्स खरीदते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो इन्होंने तुरंत हाँ भरी कि 35,000 तक का जो कोर्स होगा, जो हमने प्रस्तावना इनको दी, उसका 50% बद्रीलाल सोनी ट्रस्ट देगा। और हमने 22 बच्चों का ऐसा प्रस्ताव इनको भेज दिया है अप्रूवल के लिए। तो फाइनेंशियल सहयोग भी इसमें पूरा हो रहा है। बहुत सारे हमारे बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि जो फिजिकल कोर्सेज वो दिल्ली में होते हैं। तो मैं JCKM हॉस्टल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस हॉस्टल के कारण हमारी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है कोचिंग की वो पूरी हो रही है। तो हमारा आज जो मिशन आईएएस का जो पूरा पैकेज है वो A to Z तक है कि बच्चों को मोटिवेट करना और साथ में उनको कंप्लीटली मेंटरिंग करना, उनकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, मेंटरिंग रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया जाए। तो ये हमारा पूरा होता है। आप लोगों से जो हमारा निवेदन है, जो महासभा ने हमें टारगेट दिया है 100 का 2030 तक, लगता तो छोटा है, पर हर साल जब एक बच्चा भी नहीं आया तो 4-5 बच्चे निकालना बहुत बड़ी बात है। ये कोई CA की एग्ज़ाम नहीं है, इसमें नंबर्स मिनिमम है। हर साल केवल 90 बच्चे IAS बनते हैं, 40 से 50 बच्चे कस्टम में जाते हैं, कुल मिला के 300-400 टॉप बच्चे ही निकलते हैं। तो नंबर बहुत कम है, इसलिए हमें आपसे नंबर चाहिए। जो माहेश्वरी समाज के बच्चे हैं उनको तैयार करें। वो आप फिजिकल कोर्स के माध्यम से हमें इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल जो कोर्सेज कर रहे हैं वो हमें दीजिए। जैसे जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो हम मिशन आईएएस की जो कोर कमेटी है वो आपसे ये अनुरोध करती है कि हमें बच्चे दो, हम उनको तराश के और उनको सिविल सर्विसेज में लाएंगे। तो मिशन जो आईएएस है वो एक जामवंत की भूमिका निभा रहा है, और हनुमान हमारे जो बच्चे हैं वो हैं, और आप लोग उसमें सेतु बन जाइए, जो बच्चों को और हमें जोड़िए, तो हम मिशन आईएएस की कल्पना को पूरा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्पण ईनानी से अपन ने सोमनाथ बैठक में जो दीप प्रज्वलन है वो दर्पण ईनानी से करवाया था साहब, सोमनाथ बैठक के अंदर। अब मैं हमारी मेडिकल्स विंग से डॉक्टर विलास लड्डा जी से निवेदन करूंगा अपनी बात तुरंत। डॉक्टर साहब बहुत ही सूक्ष्म है। जय महेश। आमतौर पर हमारा समाज एक वेल्दी समाज समझा जाता है, लेकिन वेल्थ कमाने के साथ साथ हम अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। बस इसी के लिए हमें कुछ चीज़ें करना ज़रूरी होती है। इसके लिए हमने महासभा के माध्यम से कई हॉस्पिटल से टाई अप किया है। आज के तारीख में देश भर में 47 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारा टाई अप हुआ है। मैक्स ग्रुप के 20 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया, फोर्टिस ग्रुप के 25 हॉस्पिटल्स है, और लीलावती के 2 हॉस्पिटल हैं मुंबई और अहमदाबाद, जहां हमें OPD और इन्वेस्टिगेशंस पे 20% डिस्काउंट मिलता है। हॉस्पिटल एडमिशन्स पर 10 to 12% डिस्काउंट मिलता है। इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने से पूर्व हमें इन्फॉर्म करना होगा।
इसके अलावा आपको अपने क्षेत्र में कोई मेडिकल अवेयरनेस सेमिनार्स रखने हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर अगर कुछ प्रेजेंटेशंस रखने हैं, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में करीब 47 हॉस्पिटल्स में हमने लागू किया है। आप इसकी लिस्ट चाहो तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, रवि जी आए हैं। रवि जी व्यास हमारे बीच में पधारे हैं और महेश जी उनको स्टेज पे बुलाइए। सोनी साहब, ये अपने युवा नेता जिससे ये हमारे युवा नेता हैं रवि जी व्यास और हमारे सभापति जी के अभिन्न मित्र हैं। भाजपा के सबसे बड़े, ये भाजपा के बड़े कार्यकर्ता हैं। रिपोर्ट डाल दी हमारा क्रमांक बिंदु 10 महासभा से जो हमारे ट्रस्ट चल रहे हैं उनके विषय में उनकी सारी रिपोर्ट तो हमने ग्रुप में डाल दी थी। फिर भी अगर हमारे राधे श्याम जी सोमानी जो सूरत बैठक से अभी के बीच में जो हुआ है जी, वैसे तो सभी ट्रस्टों की रिपोर्ट महासभा के द्वारा आपके मोबाइल पे सबको प्राप्त हो चुकी है। अगर किसी बंधु को उसमें कोई पूछना हो तो मेरा अनुरोध है कि कर सकते हैं, मैं उसका स्पष्टीकरण करूँ। वैसे जैसा मुझे आदेश मिला है, मैं आपको सूरत बैठक के बाद जो कार्य हुआ है ट्रस्ट में उसकी मैं रिपोर्ट संक्षिप्त दे देता हूँ। मांगड़ मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी में 1/11 से 28/2 तक 4 से बोलना पड़ेगा 63 भाइयों को 41,60,000 की मेडिकल सहायता दी गई। रक्तदान शिविर में 0.67 लाख और टीकाकरण में 3.84 लाख रुपए। इसके अलावा सहयोगी ट्रस्टों द्वारा 1,65,000 की मेडिकल हेल्प की गई एवं टीकाकरण में 1.62 लाख रुपए की सहायता दी गई। इस प्रकार कुल 49.38 लाख की सहयोग राशि दी गई। ये मांगड़ मेडिकल की है। कृष्णा जाजू स्मारक ट्रस्ट में 1/11/24 से 28/2 के बीच में 26.16 लाख की सहायता दी गई और सहयोगी ट्रस्टों द्वारा रामजीवन मालानी ट्रस्ट से 5.94 लाख रुपए, चंदनमल गोपाल जी राठी भिलवाड़ा से 2.63 लाख रुपए, श्याम सुंदर जी राठी चैरिटेबल आनंद द्वारा 7.5 लाख रुपए, मंगला रामन्यासी मानधनी
फाउंडेशन से चालना से 2.20 लाख रुपए, विश्वराज फाउंडेशन मलकापुर बॉम्बे से 5.94 लाख रुपए एवं नंद किशोर राठी एजुकेशनल चैरिटेबल से 2.40 लाख रुपए। इस प्रकार 43.90 लाख की सहायता इस 3 महीने के अंतर दी गई थी। बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र से 104 छात्रों को 18.60 लाख रुपए की सहायता दी गई इन 3 महीने के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त सहयोगी ट्रस्टों से दिलाई गई सहायता का अभी विवरण में नहीं ले पाया था। इसमें भी सहयोगी ट्रस्टों द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया था। बाकी जो परिवर्तन थे वो सूरत मीटिंग में आपको बता दिए गए थे और इसके अलावा कोई ट्रस्टों में विशेष अभी परिवर्तन नहीं किया गया। एक भाई जो बंधु भी कह रहे थे कि 75 वर्ष से ऊपर वालों को परिवारों को सहयोग राशि नहीं मिलती है। कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट में 70 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं बुजुर्ग हैं और जिनके कोई कमाने वाला आय का स्रोत नहीं है या लड़के नहीं हैं, उन बंधुओं को भी सहायता प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे आवेदन के लिए जिला सभा और तहसील सभा को अपनी रिपोर्ट साथ में संलग्न करनी चाहिए। ऐसा 2000 या 2500 रुपये जो भी है प्रतिमाह दी जाएगी। और कोई बंधु? जय महेश। कोई भी बात अगर किसी को पूछनी है तो राधेश्याम जी से बाहर आप पूछ सके। अब आदित्य विक्रम बिरला से श्याम जी काबरा साहब से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। उसके बाद में महेश्वरी बोर्ड से जगदीश जी। महासभा के निर्देशानुसार जो किया है तो उस हिसाब से रिपोर्ट दे दी है। और अभी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अपना जिला अध्यक्ष काफ़ी आए हुए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि एक तो डिसबर्समेंट देवें और बकाया राशि जो है उसका भी वापसी करना ज़रूरी है। उसमें ये नहीं समझा जाए भाई कि ये तो मेरा कार्यकाल में नहीं है और पहले के कार्यकाल का है। तो मेरा इस निवेदन है कि उसमें पूरा सहयोग करें और फॉर्म वगैरह है वो ऑनलाइन है और उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं अथवा नहीं तो चेन्नई ऑफिस से कर सकते हैं। धन्यवाद। जगदीश जी। महेश्वरी बोर्ड से जगदीश जी। इसके बाद में हॉस्टल से श्री किशन जी भूतड़ा तैयार हैं हॉस्टल से। धन्यवाद महामंत्री जी। आदरणीय मंच, समादरणीय सदन, सादर जय महेश। माहेश्वरी बोर्ड की ओर से रामनिवास जी मानधनी और मैं हम दोनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी पारिवारिक कारण की वजह से मानधनी जी को आज सुबह जालना निकलना पड़ा, इसीलिए मैं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो विस्तृत रिपोर्ट सारी लिखित रूप में हमने व्हाट्सएप द्वारा आप सभी महानुभावों के समक्ष प्रेषित कर दी है, परंतु फिर भी कुछ एक विषय ऐसे हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पहला, हमारी इस बोर्ड का जो RNI सर्टिफिकेट का काम जो है ये काफ़ी समय से हम प्रयासरत हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर आप महानुभावों से किसी का संपर्क या कोई कांटेक्ट दिल्ली सूचना प्रसारण मंत्रालय में अगर हो तो आप वो सोर्स हमें दीजिए ताकि ये सर्टिफिकेट का कार्य पूरा करने का हम काम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा सकें। एक मुश्त कोरियर भेजकर पत्रिकाओं के वितरण करने की जो प्रक्रिया है, माननीय सभापति जी, करीबन हम 33 जगह अभी ये कुरियर भेज रहे हैं और लगभग सभी जगह से दिनों दिन प्रतिशत बढ़ ही रहा है। अभी पिछले महीने हमने 33 जगह ऐसे कुरियर भेजे हैं
और जहाँ तक शिकायतों का प्रश्न है, 2 महीने पहले 32 शिकायतें थी, उसके बाद में 22 और पिछले महीने 12 शिकायतें प्राप्त हुई है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मुश्त कुरियर जाने के बाद में शिकायतों की संख्या घटी है। ऐसा आपस भी हो में आप लोग चर्चा नहीं करें। तो ये शिकायतें जो घटी है, हो सकता है कि जो हम कुरियर भेज रहे हैं उसकी वजह से शिकायतों में कमी आई है, या यह भी हो सकता है कि शिकायतें हैं पर आप हमें आगे शिकायतें भिजवा नहीं रहे हैं। अगर ऐसी कोई शिकायतें वितरण संबंधित हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शिकायतें हमें बढ़ाइए, ताकि हम प्रयास करके उन शिकायतों को भी हम शून्य कर सकें। तीसरा विषय था, जोधपुर अधिवेशन तक अभी हमारे कुल 9 अंक निकलेंगे, इसमें से 2 अंक विशेषांक रहेंगे, दीपावली और महेश नवमी। बचे हुए 7 अंकों को हम अलग अलग प्रदेशों के द्वारा या अलग अलग अंचलों के द्वारा प्रायोजित करना चाहते हैं। उसमें ऐसा हो सकता है कि आप हमें 12 पन्नों की ऐड दीजिए, हम 12 पन्नों का मैटर आपके आंचल का या आपके प्रदेश का जो आपकी गतिविधियां हैं सारी हम उसके अंदर प्रिंट करेंगे, और कुछ एक पृष्ठ उसमें जोधपुर अधिवेशन के लिए आरक्षित रहेंगे। ये स्कीम अभी हमने एक शुरुआत की है, आप चाहें तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई सुझाव आप श्री के हों तो आप बताइए, मैं उन बातों को सुनने समझने के लिए तैयार हूँ। महेश्वरी से कोई भी आपको बात करनी हो तो जगदीश जी यहीं है अभी, आप लोग वहाँ बाहर उनसे बात कर लें, क्यों? ठीक है, ठीक, धन्यवाद। श्री किशन जी। आप हमारे हॉस्टल के चेयरमैन हैं, श्री किशन जी भूतड़ा। आदरणीय मंच और सभा, अपने टोटली माहेश्वरी महासभा के अंडर में 7 हॉस्टल चलते हैं। इसमें इंदौर, भिलाई, पूना और दिल्ली में 2 हॉस्टल चलते हैं, और कोटा के अंदर 2 चलते हैं, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की टोटल कैपेसिटी है। मैं आपको कैपेसिटी देता हूं कि टोटल रूम की कैपेसिटी है 336 और ओवरऑल बॉयज़ की कैपेसिटी 557 विद्यार्थी की है, जिसमें ऑक्यूपेंसी 484 यानी करीबन 87% की ऑक्यूपेंसी बॉयज़ भी चल रही है। इसमें खास करके पूना और दिल्ली में मैक्सिमम माहेश्वरी विद्यार्थियों की संख्या है, बट बाकी और हॉस्टलों में माहेश्वरी की संख्या धीरे धीरे घटती चल रही है। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने अपील तो की है डिस्ट्रिक्ट में कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से माहेश्वरी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है, इस हॉस्टल की सुविधा जो है, उपलब्धि जो है, वो वाइड रूप से पब्लिसिटी में चली जाए। हर प्रदेश सभा में भी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट में भी जा रही है, इसमें और कोशिश जारी रखेंगे। और गर्ल्स हॉस्टल में भी अपने पास टोटल कैपेसिटी है 118 की, जिसमें ऑक्यूपेंसी 98 विद्यार्थियों की गर्ल्स की है, जो 83% के पास में है। और 2 हॉस्टल जो प्रपोज में है, एक भोपाल के अंदर बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, और बॉम्बे हॉस्टल के भी कुछ जगह के थोड़ा इश्यूज थे, अब क्लैरिटी आ चुकी है। होपफुली एक 6-8 महीने में उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। क्रमांक बिंदु 11 हमारा युवा संगठन और महिला संगठन के प्रतिवेदन आए थे और उनको हमने व्हाट्सएप में डाल भी दिया। दोनों संगठन बहुत पुरजोर से हमारी योजनाओं को कार्य कर रहे हैं और उनके लिए भी जोरदार तालियां कि आप सबको आए गए पत्रों पर विचार। क्रमांक बिंदु 13 तो 12 नंबर बाद में ले लें, पहले ये करें। हमारे पत्र दिल्ली प्रदेश से आए थे और पूर्वी मध्य प्रदेश से आए, उन पे कल बात हो गई है और उस पर निस्तारण कर दिया गया उनका। अब हमारा क्रमांक बिंदु 12 सामाजिक विषयों पर चिंतन, जो हमारी फ्लैगशिप योजना है जो आपको पहले से ही भेज दी, उस पर अगर किसी को कोई बात करनी हो कि कैसे और मैं सामाजिक विषयों पे जिसको भी चाहो मेरे को स्लिप भेज दे। उसके पहले क्रम में आदरणीय श्याम जी भाई साहब अपनी बात रखेंगे सामाजिक विषय पे, और जिसको भी बोलना है वो पर्ची भेज दे। तो मैं आए हुए पत्र दिल्ली को और वो
सभापति जी एवं साथियों, सामान्यतया सामाजिक विषयों पर चर्चा हर मीटिंग में ही और प्रदेश और स्थानीय लेवल पर भी हम हर कार्यक्रम में करते आए। मैं सामान्य सामाजिक विषयों की चर्चा पर आपका ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहा हूँ। आज एक बहुत अलग सामाजिक विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ और वो उत्पन्न हुआ है गत सप्ताह ही 7 दिन पहले नागपुर में जो दंगे हुए, उनसे मैं अपनी बात उल्लेखित करना चाहता हूँ। नागपुर के दंगों पर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ 15 मिनट में एक समुदाय के 5000 लोग एकत्रित हो सकते हैं, हथियारों के साथ में, पत्थरों के साथ में, और पुलिस एसीपी के ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार कर सकते हैं। ये तैयारी है। उस एक ही इलाके में हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के परिवार हैं। 2 घंटे पहले ही भाई साहब एक समाज अपने सारे व्हीकल्स गायब कर देता है। एक ही समाज के व्हीकल रहते हैं और ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के उनको जलाया जाता है और नष्ट किया जाता है। तो कहीं न कहीं अब हमको भी हमारे समाज में कहीं न कहीं बातचीत करके, स्पेशली कई ऐसे पॉकेट्स हैं देश भर में जहां हमारा समाज बारूद के उस पर खड़ा है, उसी समाज के साथ उनका व्यवसाय है। भयंदर भी टेक्सटाइल का एक सेंटर है, करीब करीब आग के बारूद पे बैठे हैं हम लोग कि एक समाज तो इतनी तैयारी करके कि उनको कौन सा घर है। पहले तो उनके पास एक ही साधन था कि मस्जिद में जब एकत्रित होते थे तो उनको समाचार हर तरह के मिल जाते थे, मगर इन वर्षों में टेक्नोलॉजी के कारण सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत तुरंत। मगर सोशल मीडिया पर हम लोगों की भी सक्रियता बढ़ी है, तो उसका एडवांटेज उठाते हुए अपने समाज को भी कहीं न कहीं आक्रामकता की तरफ नहीं मगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, जैसे मधु जी महाराष्ट्र में आपने बच्चों को दिया, इसका कहीं न कहीं मतलब घर पे एक लाठी तो रहे, मतलब घरों में लाठी भी नहीं है। ये सारी बात मैंने इस बात पर प्रसंग से कही संदीप जी को, नहीं आपने तो रखी होगी लाठी, उससे ऊपर भी कुछ रखा होगा। आपका राजनीतिक अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरी भी है। अटैक भी होगा तो हम सबसे पहले आपके ऊपर होगा, उनकी लिस्ट में भी आपका नाम ऊपर होगा करके। तो वो तो जितना बड़ा एक्टिव कार्यकर्ता रहेगा पार्टी का, मगर ये सबको ध्यान देने के, हम अगर इस वातावरण में रहे कि मेरे ऊपर नहीं हो सकता, मैं ये अब समय नहीं रहा। उनके आक्रमण में नागपुर के एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि कई ऐसे परिवार जो उनसे घुले मिले भी थे, वो घुलना मिलना अलग हुआ। इस आक्रमण में कोई यारी दोस्ती ये समाज नहीं देखता है, इसलिए सावधानी रखने का कोई वातावरण, कोई चेतावनी जिस भी रूप में आप करें ज़रूर करना चाहिए। नटवर जी डागा, जिनको भी बोलना है वो अपनी पर्ची भेज दें, यहाँ भेज दीजिए ना। अच्छा श्याम जी सोनी से पूछना है आप एक, हाँ नटवर जी। सुरेंद्र जी एक मिनट आप बोलिए। सुरेंद्र जी मैं यहीं से बोल लेता हूँ सर जी। श्याम जी सोनी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सामाजिक समस्या का जो पॉइंट था उसके ऊपर हमारा समाज जब नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो जो महाराष्ट्र का नागपुर का उदाहरण दिया है वो टोटली पॉलिटिकल है और ये आए दिन होने वाले हैं ऐसा समझ के चलो। फिर ऐसे इसमें हम ज़बरदस्ती इसमें घुसने का प्रयास करके अपने आप को समाज में, हम वैसे भी हर गांव में हर जिले में बहुत कम संख्या में, मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती वो अग्नि में से जाने का प्रयास हमारे समाज में नहीं करना चाहिए। और रही बात डंडा तलवार घर में रखना है, चलाने तो आना चाहिए, घर में रख के क्या करेंगे हम। देखो क्या है कि इन्होंने जो, नटवर जी आप अपनी बात को रख दें, मैं कोई आर्ग्यू के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। इनके कहने का अर्थ क्या था, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, हम कम संख्या में हैं, बहुत ऐसा है। इनका कहने का मतलब है समाज को आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से जो काम करना चाहिए
आने वाली समस्याओं के लिए काम करना चाहिए। हम साइड होके निकल के, आप तो एसीपी रहे हैं इसलिए आपको पता है कहाँ मामले को उलझाया जा सकता है, कहाँ सुलझाया जा सकता है, कहाँ किसको बुक किया जा सकता है। आप तो महाराष्ट्र में ही रहे हो और इस क्षेत्र में भी रहे हो, तो ये इनका कहने का अर्थ है एक जनरल अवेयरनेस आत्मरक्षा के लिए, और इस पे वास्तव में मैं आपको कह रहा हूँ समाज को काम करना चाहिए, बहुत प्रमुख विषय है, इसके लिए इन्होंने बात कही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जय महेश, मेरे 2 विषय सामाजिक उद्देश्य से ला रहा हूँ कि मैंने सामाजिक पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, तो जो अभी यहाँ के आने के इस मीटिंग से जो चीज़ सीखने को मिली वो सभी उन कार्यकर्ताओं को समझना और सीखना चाहिए कि कैसे काम कर रहे हैं। मैं किसी प्रशंसा के उद्देश्य से नहीं, जो वास्तव में जो चीज़ सीखी है वो बताना चाह रहा हूँ। सभापति महोदय को एयरपोर्ट से हमने रिसीव किया और उसके साथ साथ थोड़े ही समय बाद में महामंत्री महोदय को एयरपोर्ट से रिसीव किया था। मैं और हमारे जिला अध्यक्ष साथ में गए थे। वो एयरपोर्ट से निकल के हमको लगा ये भाईंदर आएंगे और यहाँ बैठ के प्रोग्राम की रूपरेखा ये वो सब देखेंगे। ये भाई साहब तो अलग ही दुनिया में थे। इन्होंने पहले काबरा जी बैठे हैं, काबरा जी के यहाँ पहुँचे, वहाँ से कप परेड गए, कप परेड से एक और जगह गए, एक और जगह से उरण गए, उरण से रात को यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद में रात को 4 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ थे, 6 बजे वापस उठ के काम पे लग गए। वही क्रम दूसरे दिन भी रहा। तो ये बात बताने का मतलब ये है कि हमें कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता भी नहीं, कर्मठ कार्यकर्ता बनने का अनुभव लेना चाहिए, यहाँ से एक विषय है। और दूसरा उसके साथ में सादगी। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता जो छोटे कार्यकर्ता है वो तो नाम और पेपर में फ़ोटो और उस चीज़ के भूखे लोग हैं, पर इन्होंने इसमें इतनी ज़्यादा सादगी दिखाई है। ये भी सीखने का पॉइंट है कि हमारा सत्कार नहीं होना चाहिए, सम्मान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धता है कि समाज किस तरीके से चलाना चाहिए, ये समझने के योग्य बात है। मुझे इस मीटिंग से हमारे यहाँ पे बागेश्वर धाम वाले जो आए हुए थे बाबा जी, तो उस समय की परिस्थिति याद आई कि वो जिस तरीके से काम कर रहे थे, एक से मिल रहे, दूसरे से मिल रहे, तीसरे से मिल रहे हैं, रात को 4 बजे तक मिल रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे वापस, 8 बजे वापस ड्यूटी पे लग रहे हैं। वो तो 4 बजे उठ सो के 8 बजे ड्यूटी पे लगते थे, ये तो 4 बजे सो के वापस 6 साढ़े 6 बजे ड्यूटी पे लग रहे हैं। तो कार्यकर्ता बनना है तो इनके जैसे कर्मठ कार्यकर्ता बनना चाहिए, तो हम समाज को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, एक विषय। दूसरा, जो अभी भाई साहब, श्याम जी भाई साहब ने बताया, तो हमें कट्टरता चाहिए। नटवर जी, व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत नहीं करो, व्यक्तिगत एक शॉर्ट में। हमारे गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोक का मैंने ये कार्ड के पीछे जो प्रिंट करवाया है, उसके पीछे का खाली एक उद्देश्य आपको बता के मेरी बात खत्म करता हूँ। गीता जी के 5 श्लोक भगवत गीता का, जैसे महाराज जी ने बताया था, भगवत गीता के अंदर का बिलोना निकाल के जो मक्खन निकाला जाता है, घी बनाया जाता है, इस तरीके के ये 5 श्लोक है। तो अगर मनुष्य अपने जीवन में गीता जी नहीं पढ़ सकता है, रामायण नहीं पढ़ सकता है, तो कम से कम ये 5 श्लोकों को तो कंठस्थ करना ही चाहिए, एक। दूसरा, हमें अपने माथे पर तिलक तो हर समय लगा के रखना ही चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय महेश। मुरली जी सोमानी सूरत से। इसके बाद जगदीश जी जाजू तैयार हैं। समय के इस कमी के हिसाब से मैं मेरी बात डायरेक्ट ही चालू करता हूँ बिना किसी भूमिका के। संदीप जी, मीटिंग के अंदर देखने को मिल रहा है कि अपने कई ऑफिस बियरर्स आज अनुपस्थित हैं, और उसमें कुछ मुख्य है जो टॉप 4 में आते हैं। एक्चुअली में मेरा सुझाव है ये कि जब कोई भी ऑफिस बियरर जो मेन हो, अगर वो अनुपस्थित हो, तो एटलीस्ट सदन को ये मालूम होना चाहिए, ये बता देना चाहिए एडवांस में कि आज इस कारण से ये महोदय उपस्थित नहीं है, जिससे बिना मतलब की मिसअंडरस्टैंडिंग लोग बाग आपस में नहीं करें। एक तो ये होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने देखा कि 16 या 17 में पूछ रहा था कि कितने ऑफिस बियरर्स हैं और इसमें से कितने उपस्थित हैं।
दूसरी बात ये आई कि एक ये बात थी कि मार्च का महीना है इसलिए अनुपस्थित है, लेकिन अगर हम सामाजिक काम करते तो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं कर सकते। आप समाज के कन्वीनियंस के हिसाब से आपको टाइम देना है, और अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम दे रहे हो तो सामाजिक काम नहीं कर रहे हो, फिर तो अपन अपने एंटरटेनमेंट टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसा भी अपना मुख्य उद्देश्य, अपना क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए। और तीसरी बात मेरी ये थी कि अपन ने आश्वासन बहुत दिए कि महाकुंभ में इतने आएंगे, हम नंबर 1 आएंगे, पश्चिमांचल, मध्यांचल। मेरा सुझाव ये है कि एक डॉक्यूमेंटेड रिजोल्यूशन कार्य समिति के सामने पेश होना चाहिए कि हम रिजोल्व करते हैं कि हम लोग इसको तन मन धन और सबसे और पूरा कर्मठ से इस प्रोग्राम को बेस्ट और अपना योगदान देंगे। ये एक रिजोल्यूशन भी कार्य समिति में एक पास होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुरली जी। आपने पर्ची भी भेजी थी, पर्ची भेजी उसी संदर्भ में मैंने आपको ये कहा था 206 हमारी जो अपेक्षित संख्या है उसमें से 137 लोग उपस्थित हैं। पदाधिकारियों में 2 लोग आउट ऑफ इंडिया है, 2 लोगों के व्यक्तिगत परिवार में कार्यक्रम है। मार्च बोल करके किसी भी व्यक्ति का कहीं से कोई रेसिस्ट नहीं आया है। 2 मेडिकल इमरजेंसी में है। स्थिति परिस्थिति किसी के हाथ की बात नहीं है। आज तो मान लो आप पदाधिकारी का पूछ रहे हो, सूरत में हमारे महामंत्री जी के मेडिकल इमरजेंसी परिवार में हो गई, आए हुए वापस जाना पड़ा। इसलिए ये जो लोग पीछे बैठ के आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो कन्फ्यूजन सब दूर कर ले। और जो एक बात मैं कहनी रह गया था, एक तो मैंने उनका बताया था सुनील बंसल जी का, दूसरा अभी वसुंधरा जी बोली बाबूलाल जी बीजेपी के ऑफिस में कि भाई अब हमको काम कैसे करना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है ना भाजपा में बहुत गुटबंदी है वहाँ पर। तो सबसे पहला भाषण उनका हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी थी। महेश जी बल्दवा यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ज़ोरदार बात कही। वो बात मुझे अपील की उस पंच लाइन ने, एकजुट, नो गुट और एक मुख। तो ये महासभा ये रिजोल्यूशन पारित करती है कि ये जो एकजुटता है ये बिल्कुल नीचे तक जानी चाहिए कि महासभा में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और नो गुट, ये जो लोग गुट बनाने का प्रयास करते हैं वो अनवरत ये कार्य ही करते हैं। जिनका जो स्वभाव है, जाका पड़ा स्वभाव जासी जीव सु, ठीक है ना, स्वामी जी रोज कहते थे। तो जिनका जो स्वभाव है वो जीव से जाएगा, वो आपके और मेरे निपटाने से नहीं निपटाएगा, वो आप निपट जाएंगे कर अपने काम। दूसरी बात, और रही बात एक मुख, अभी महासभा में जितने लोगों ने आश्वासन दिया, रिजोल्यूशन आप सब लोग पारित करिए। पूरे प्रण और प्राण से संकल्प की मुट्ठी तान के हम जब यहाँ से उठेंगे तो ये पूरा प्रण लेके उठेंगे कि इस अधिवेशन, ये अधिवेशन कोई महासभा नहीं कर रही है, आप सब लोग उस अधिवेशन के होस्ट हो, सब लोग आयोजक हो, इसलिए उसके लिए काम करेंगे। इसलिए किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन अपने को नहीं रखना चाहिए। अगले जो वक्ता है उनको बुला लें। जगदीश जी बीड़ से। आदरणीय मंच और उपस्थित सदन, मैं मराठवाड़ा बीड़ से आता हूँ और हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो ग्रामीण महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पे लड़कों की शादी की बहुत बड़ी समस्या है। हम जहाँ भी जो भी गांव में जाते हैं तो बोले बस तुम्हारी सब बातें तो सब बराबर है, लेकिन हमारे लड़कों की शादी का क्या। आज राजस्थान से यहाँ पे लोग सैकड़ों वर्ष से आके बसे हैं, कहीं देहात में है, बहुत सारे देहात से अभी तालुका प्लेस में स्थलांतरित हुए हैं, लेकिन वहाँ उनके लड़कों की शादी होना बहुत सी समस्या है। यहाँ तक कि 6 से 10% तक हमारे समाज के लड़कों की शादियाँ अन्य समाज के लड़कियों से करना पड़ा है, मजबूरन करना पड़ा है, कोई लव मैरिज की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं सदन के सामने रखना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। विनोद जी, देखिए जाजू जी, जो हमारे बच्चे, एक तो ये जो समस्या है ना, ये जहाँ भी प्रवास पे जाते हैं
जो जिलाध्यक्ष आए, हमारे युवा संगठन के लोग भी बैठे हैं, जहाँ जाते हैं गाँवों में ये समस्या सभी बताते हैं कि साहब टाबरा का संबंध कोनी वे। तो लोग फिर श्याम जी भाई साहब जैसे पहले साथ होते थे तो कि युवाओं की तरफ देखो, लोग कभी हमको भी देखते थे। मैंने कहा भाई संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी कोई महासभा के मंच की नहीं है। रही बात ये, जैसे पूर्वांचल के जो लोग बैठे हैं, पूर्वांचल में सगाई संबंध की समस्याओं का समाधान उन्होंने क्या किया कि पूर्वांचल के अधिकांश संबंध पूर्वांचल में होते हैं। आसाम वाले गुवाहाटी में संबंध करते हैं, गुवाहाटी वाले बिहार में संबंध करते हैं, एक पूरा वहाँ ट्रेंगल बनाओ। हमारे गांव के जो लोग हैं, मैं कह रहा हूँ उन बच्चियों को, उन परिवारों को जाकर आप पूछिएगा आप अपनी बच्ची का संबंध गांव में करते हैं क्या? हम चाहते हैं हमारी बच्ची का संबंध तो नासिक में होना चाहिए, बम्बई में होना चाहिए, औरंगाबाद में होना चाहिए, और हमारे बच्चे के लिए हमारे को बच्ची चाहिए। तो मेहरबानी करके सामाजिक समस्याओं को, आप जिलाध्यक्ष हैं, अपने को खुद को इस चीज़ को समझना चाहिए। और उसके बाद में मान लीजिए बच्चा इंटरकास्ट मैरिज करके ले आया, भाई हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी बच्ची इंटरकास्ट मैरिज नहीं करे। यदि लक्ष्मी आ रही है तो उसका स्वागत करिए। आपके पास जेंडर रेशियो गैप इतना है कि आपको आखिर तो इंपोर्ट करके ही उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। 15% का गैप कैसे फुलफिल करेंगे आप? इसमें आप यहाँ आके कह रहे हैं कि साहब वो इंटरकास्ट मैरिज मजबूरन कर रहे हैं। मजबूरन नहीं कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए कर रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान करिए। विनोद जी, जाजू। जय महेश, अपनी महासभा की सभी योजना पे आज चर्चा हुई, लेकिन एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट है शौर्य भवन अयोध्या का, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी प्रगति की रिपोर्ट दी। शौर्य भवन का काम, जो उसमें डोनर हैं, ट्रस्टी हैं, बाकी सारे लोग हैं, रूम डोनर्स हैं, उनके सबके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। उन ग्रुप पे उसकी रोज़ प्रगति रिपोर्ट, हफ्ते में एक बार उसकी प्रगति रिपोर्ट आती है। जो जुड़े हुए हैं उनको सबको जानकारी है। और वास्तव में आज यहाँ भी बतानी चाहिए थी, उसके कंस्ट्रक्शन की हम वीडियो फिल्म भी बता सकते थे। अभी भी अपने उस ग्रुप में से समाप्त होने से पहले आप उसको बता सकते हैं। स्थिति अपनी पूरी जो 19 एकड़ ज़मीन अपनी है, 19 बीघा ज़मीन पे बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गई। दोनों टावर के अंडरग्राउंड पूरे हो गए, फर्स्ट स्लैब पूरा हो गया और अब वो ऊपर आ गई है। और मैं समझता हूँ अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और ये जो शौर्य ABMM रिलीफ फाउंडेशन और शौर्य भवन के चेयरमैन साहब का आशीर्वाद रहा, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। कल मैंने पदाधिकारियों की मीटिंग में भी कहा था, मैंने कहा कुछ न कुछ लालच तो हमारे मन में भी होता है। और वो लालच ये है कि जो टास्क हमको दिया है कि इस सत्र के एंड के पहले शौर्य भवन का एक टावर हम लोकार्पित करके जाएं। इस स्थिति पे इतनी तेज गति से काम चल रहा है और लगभग 200 लोग रोज़ वहाँ काम कर रहे हैं। और कुंभ के समय करीब करीब अपने समाज के खूब लोग साइट पे गए, उन्होंने साइट को देखा, अप्रिशिएट किया। मेन हाईवे पे 19 बीघा ज़मीन पर जब आदमी जाकर खड़ा होता है तो उसका जो दृश्य उपस्थित होता है। अभी ये जरूर है, कुंभ की वजह से हमारे लोगों का जाना वहाँ बहुत हुआ, लेकिन एक समस्या हुई, 45 दिन हमारा काम डिस्टर्ब हो गया। 45 दिन कोई भी तरह का हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं, रॉ मटेरियल की व्यवस्था नहीं, बाकी चीज़ों की व्यवस्था नहीं, मजदूर नहीं, गाड़ियाँ रोक दी। तो कुंभ का हमको कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ा। 45 दिन हमारा काम नहीं, तो मैं समझता हूँ आज जब अपन बात कर रहे होते और ये कुंभ बीच में नहीं होता तो हम सेकंड या थर्ड स्लैब को किसी टावर के देख रहे होते। ऐसी स्थिति अभी शौर्य भवन की है। हमारे दानदाताओं ने भी पूरे खुले हाथ से पैसा दिया है, पैसा आ भी रहा है, फाइनल पैसे के लिए डिमांड भी कर दी है। और अपने ओंकार जी मुंद्रा जो अपनी एक समिति बनाई हुई है, जिसमें आदरणीय सोनी जी, श्याम जी, नंदू जी, मैं खुद, ये अजय जी, ओंकार जी मुंद्रा और लोकेंद्र करवा जी, ये सारे लोग लगातार इस काम को, आदरणीय SS काबरा जी, हम लोग इस चीज़ को, RL काबरा साहब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी फाइनेंशियली इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, हमारे सारे ट्रस्टों के काम को करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारा काम अनावरत जारी है। और इस मीटिंग के बाद में अप्रैल फर्स्ट वीक रामनवमी के बाद में कार्यक्रम बनाया है कि 3 दिन अयोध्या कैंप करेंगे 2-3 पदाधिकारियों के साथ में, और
विनोद जी चिंता मत करो, जाने से पहले लोकार्पण करके जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहो। महेश जी सोनी, थाना। जय महेश। दो विषयों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला विषय आदित्य, ये आपको वीडियो पे शौर्य भवन का विजुअल अभी जो चल रहा है करंट आज की फोटोग्राफ्स है। आज के लिए वह तुम्हारा राइट रोज आता है, रोज आता है, 2 दिन पहले। हाँ, आदित्य विक्रम बिरला व्यवसाय प्रकोष्ठ जो है, जिसकी अगर मैं जब जिलाध्यक्ष बना और मेरे पास वहाँ के जो बकाया रकम थी उसकी जानकारी आई, तो 2 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पैसा लिया है। उसमें से एक परिवार बिल्कुल देना चाहता ही नहीं है। उनका फॉलोअप बहुत किया गया है, लेकिन ऐसे स्थिति में क्या आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट के माध्यम से हम उनको कुछ लीगल नोटिस या ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या? इसके बारे में मुझे पूछना है। दूसरी, अपने आए हुए एसएस काबरा जी, उनसे आप मिल लीजिए इस विषय में। ठीक है। और कोई अन्य बात? और दूसरा एक विषय है, जो शैक्षणिक सहायता हम देते हैं, जो ऋण सहायता देते हैं, उसकी जो मर्यादा है फैमिली इनकम, वो 3 लाख रुपए थी, बाद में 5 लाख की। अभी सभापति जी ने 8 लाख रुपए की घोषणा की है। नहीं, वो 8 लाख केवल जो नया शेप के लिए है। उच्च शिक्षा के लिए पहले से अपनी आय सीमा वही है, और जो महेश्वरी ड्रीम शेपर में जो भी बच्चा एनरोल करेगा, और जितनी पहले इनकम लिमिट थी, पहले भी अपन बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र में 8 लाख की वार्षिक आय वाले को सहयोग देते थे। पहले 6 देते थे, अब उसको ड्रीम शेपर में अगर ऑनलाइन करेगा तो उसको 8 लाख रुपये कर दी। अब सरकार ने भी 12 लाख कर दिया ना। नहीं, इसीलिए मेरा एक सजेशन यही था कि वो जो सीमा है वो 12 लाख तक तो कम से कम करनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी ठीक है। अब अंतिम वक्ता के रूप में एक तो आपकी आज्ञा से वो बोलना चाहते हैं, दामोदर जी बोलना चाहते हैं। उससे पहले एक विषय, मेरे ख्याल से सदन की इजाज़त हो तो 10-15 मिनट लंच का टाइम हो गया था। मैं चाहता हूं अपन 2:30 बजे से पहले अपने सारे एजेंडा, आप लोगों की खूब कृपा है कि आप हमेशा, मतलब जैसे इंडिगो की फ़्लाइट का सिस्टम है कि बिफोर टाइम लैंडिंग, ये हमारा जो सत्र है वो बिफोर टाइम टेक ऑफ और बिफोर टाइम, मतलब राइट टाइम टेक ऑफ है और बिफोर टाइम लैंडिंग है। तो मैं समझ रहा हूँ हम जो 4 बजे तक हमको काम करना था, उसके लिए बीच में हमको 1 घंटा लंच ब्रेक करके फिर मेरे ख्याल से कुछ लोगों को रेस्ट भी करना होता है, कुछ को गोली दवाई भी लेनी पड़ती है। तो अपन सारा काम करने के बाद ही अपने भोजन के लिए जाएं। अगर आपकी इजाज़त हो तो इसको 10-15 मिनट अपन। और जो एक विषय था आए हुए पत्रों पे विचार, उसमें एक पूर्वी मध्य प्रदेश का पत्र था। उस पत्र को लेकर के रात को सभी लोगों के साथ बैठे थे। उस पत्र का मोटा मोटी रिजोल्यूशन कर लिया है। केवल हाउस की जानकारी में कि पत्र महासभा की कार्य समिति में रखा गया। एक आदरणीय यवतमाल से हमारे बड़े विधि विशेषज्ञ और बड़े ओजस्वी कार्यकर्ता है महेश जी करवा, वो नियमित रूप से सुझाव देते हैं और मैं उनके सुझाव को सदन के पटल पर रखता हूं और जहां संभव होगा वहां उसको समावेशित भी करेंगे। उनके सुझाव नियमित आते रहते हैं। एक हमारे दिल्ली प्रदेश सभा से पत्र आया है कि प्रदेश सभा की पूरी बॉडी ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ा लगभग नहीं, 4 ने नहीं है, बस 1 2 3 4 5 तो आ गई, और भी कुछ लोगों का पत्र हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, दिल्ली प्रदेश का मैटर ये है कि भाई वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी देवलोक हो गए अनफॉर्चुनेटली, और नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसका सिस्टम ये है कि जो निर्धारित कार्यकारी मंडल है उसकी बैठक सचिव बुलाएगा, महासभा को सूचना करेगा, चुनाव समिति को सूचना करेगा और हमारे पर्यवेक्षक प्रभारी जाकर के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। इस प्रक्रिया से जिन लोगों को भी कष्ट है
उन्होंने या तो प्रदेश अध्यक्ष जी के जाने के कारण दुखवश या इस चुनाव प्रक्रिया के कष्टवश अपने पदों से जो त्यागपत्र दिया है, सदन यदि ये अधिकार दे तो इसको स्वीकार करना या अस्वीकार करने का अधिकार अगर आप चाहें तो मैं हुक्म कराऊँ। हाँ, मैं उसको सर, अभी मुझे वहाँ के सेक्रेटरी साहब का मैसेज आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि 6 तारीख को मीटिंग रखी गई है और वो लोग सब अटेंड कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अब ये कन्फ्यूज़न नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है साहब, मैंने तो सदन में वो बात रखी है जो मेरे पास पत्र आया है और अधिकार इसीलिए ले रहा हूँ, मेरे को समझ में आ गया कि 6 को मीटिंग होगी, मीटिंग में सब राजी खुशी होगा। अगर सदन अधिकार देवे, इस्तीफा मेरे नाम से लिख के दिया है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वहाँ है नहीं, वो देवलोक हो गए, इस्तीफा मेरे पास है, मेरे पास पेंडिंग है। 6 तारीख के बाद में इस पर आप कहोगे तो निर्णय कर लेंगे कि भाई स्वीकार करने योग्य है। यदि उन्होंने खेदवश दिया है, एक कारण है, अध्यक्ष जी के जाने के कारण दुखवश दिया है, दूसरा कारण है, दोनों पे मैं बात कर सकता हूँ, बात करके उसका समाधान कर दूंगा और ये मैं सदन अगर अधिकार दे तो ये विषय को अपन समाप्त कर लेते हैं। ओके ओके। उसके बाद में एक पत्र जुगल जी सोमानी का आया कि भाई महासभा के विधान में ये सारे परिवर्तन करने चाहिए, और एक सुरेंद्र जी बजाज का आया। मैं समझता हूँ विधान से संबंधित जितने भी पत्र आए हैं उनको कार्य समिति में रख के, जो हमारे विधान संशोधन समिति बनी हुई है, मैं आपकी आज्ञा से उसको उस तरफ अग्रेषित कर देता हूँ। वो विद्वान लोग बैठ करके उस पर जो भी डिसीजन करे वो डिसीजन उस पर कर ले। एक महाराष्ट्र प्रदेश सभा ने एक पूरा मुझे पत्र और डॉक्यूमेंट दिया, इनके सारे लोग आए, उसके विषय पे ये अपनी बात को कहना चाहते हैं, ये अपनी बात को कहे तो अपना एक एजेंडा ये आए हुए पत्रों पर विचार ये भी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद सभापति जी। महाराष्ट्र प्रदेश एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी भौगोलिक परिस्थिति अन्य प्रदेशों से थोड़ी भिन्न है। इसका एक एक प्रदेश, एक एक जिला शायद आपके 5-5 प्रदेशों के बराबर भी है संख्या की दृष्टि से। एक संविधान में हमारे जब से महाराष्ट्र प्रदेश का संविधान श्रद्धेय ओंकार नाथ जी मालपानी साहब ने बनाया, तब से हमारे संविधान में एक प्रथा है कि सारे पद चुनाव में जाते हैं, केवल एक ही पद जो महत्वपूर्ण पद है सचिव का, वो अध्यक्ष मनोनीत करता है। हमारा मानना है कि यदि किसी भी संगठन को सक्रियता से, सजगता से व्यवस्थित चलना है तो अध्यक्ष और सचिव में सही तालमेल, सही समन्वय होना आवश्यक है। अगर सचिव और अध्यक्ष में सही समन्वय नहीं रहेगा तो वो समाज या वो संगठन बिखर जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र की जहाँ ग्राम से लगाकर तालुका, जिला, प्रदेश सारी इकाइयाँ हैं, वो सारी इकाइयाँ इतने प्रखर रूप से और इतने सक्रिय रूप से काम कर रही है। बीकानेर में आदरणीय श्याम जी के अध्यक्षता में जब वहाँ की मीटिंग हुई तो वहाँ ये विषय रखा गया था और वहाँ हमारे पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि हम इसमें बदलाव करेंगे। अभी अभी संभाजी नगर में हमारी जनरल बॉडी कार्यकारिणी सभा हुई जहाँ मैंने ये प्रस्ताव रखा था आपके आदेशानुसार कि ऐसा ऐसा बदलाव हमें हमारे संविधान में करना है, मगर खेदवश कहना चाहता हूँ कि उस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उस पक्ष में अपनी बात कही, सभी विरोध में किए। सर, महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, 29,305 परिवारों का ये प्रदेश है। यहाँ कोई भी कार्य जब करना हो तो सर्वसहमति इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके बदलाव रजिस्टर्ड संस्था होने के कारण उसमें वो संविधान संशोधन उस तरीके से करना आवश्यक है। मेरा निवेदन आपसे है कि हमें उस बात को सर्वसम्मति बनाने के हिसाब से समय दिया जाए ताकि निश्चित रूप से हम आपकी बात को इनकॉर्पोरेट करके जिस तरीके से आपका कहना है वही काम हम करेंगे, लेकिन तब तक यथावत स्थिति बनी रहने दिया जाए। यही पत्र मैंने आपसे दिया था और सभी जिला सभाओं ने भी विशेष रूप से इस एक ही विषय पर अपनी कार्यकारिणी सभा बुलाई और ये विषय पारित करते हुए वो सारे पत्र भी मैंने आपको दिए हैं, तो कृपया उस पर विचार विमर्श कर इस हाउस में हमें कुछ उस अनुसार आदेश दिया जाए। निश्चित रूप से आपके अनुसार बदलाव होगा, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसलिए तब तक हमें यथावत स्थिति बनी रहने दिया जाए, यही मेरा निवेदन है। सतीश जी शायद इसमें कुछ कहना चाहे तो।
बात लगभग वही है जो गांधी जी ने कही। सिर्फ सदन का बात, इस बात को ही मैं आप सबकी ध्यान भी चाहूँगा और ये बात कहना चाहूँगा कि सचमुच महाराष्ट्र का व्याप जो एरिया और उसकी डाइवर्सिटी ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको सिर्फ एक नियम को ऐसा ना देखते हुए लोक भावना को भी देखकर, और जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र में ये इतने वर्षों से कर रहे हैं जिसका किसी भी दूसरे प्रदेश को कोई तकलीफ नहीं है, और हम अपने अपने प्रदेश में ये हमारी सिस्टम चालू रखना चाहते हैं, जो आप सब लोग भी अगर आपको ठीक लगे तो और कोई करना चाहे तो उसके आपको फ़ायदे कितने हैं हम आप 100 तरीके से बता सकते हैं। तो उस दिन तो मुझे ये भी याद है कि सभापति जी ने भी मन से कहा था कि हो सका तो महासभा भी इसको अडॉप्ट कर ले। वो विषय पे मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा। सदन के सामने और सभापति जी के सामने यही एक विनती है कि इस विषय पे हम में कहीं भी कोई विचारों का टकराव नहीं करना चाहते, और सबके साथ में रह के जो अब तक का हमारा महाराष्ट्र प्रदेश का जो बहुत अच्छा काम है और लोक भावना है, ये हमारे लिए भी जिस मीटिंग के अभी हमारे अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, ये हम लोगों के लिए भी कि जिस विषय को रखा गया, और हमने भी इतनी अपेक्षा नहीं थी कि लोगों में ये तीव्र भावना इतनी है कि भाई नहीं हमको ये बदलाव नहीं करना है। तो ये हमारे लिए भी बड़ा एक मुश्किल है कि हम अपने इतने सक्रिय प्रदेश को कहीं पे भी उसका ताना बाना खराब नहीं होना देना चाहते। इसलिए सभापति जी के माध्यम से सदन को ये विनती है। भाई मुझे ऊपर से बोला इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ तो नहीं हाँ तो हाँ नहीं टाइम वेस्ट तो मेरे को रोका गया इसलिए रुकना पड़ा ना भाई, ठीक है। तो ये बात ये है कि जो अभी संभावना अभी जो अपनी जो रीति नीति बनी है उसको आप इसको रहने दें, हम फिर इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके इसमें क्या बेस्ट सॉल्यूशन निकल सकता है इसके ऊपर काम करेंगे। और कोई मेरे ख्याल से 1 मिनट, दामोदर जी कहाँ विराजे हुए? दामोदर जी इधर 1 मिनट। 1 मिनट दामोदर जी 1 मिनट विराजो, आप कतार में हैं। आदरणीय श्रद्धेय रामपाल जी के साथ में अभी चर्चा हुई है महाराष्ट्र महेश सेवा निधि के बारे में। हमारी अभी भी महेश सेवा निधि की जनरल बॉडी मीटिंग जो नियोजित है उसमें ये निर्णय होगा, लेकिन उसके समक्ष आज चूँकि महाराष्ट्र के मैक्सिमम जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए, वही उस जनरल बॉडी के सभी लोग उसमें रहते हैं और वही निर्णय करते हैं। मैं आज यही रामपाल जी साहब घोषित करता हूं कि मई महीने से महाराष्ट्र महेश सेवा निधि जो हम हर बहनों को मंथली सहायता दे रहे हैं वो 2500 रुपया हम मई महीने से करते हैं। श्री किशन जी वो कहाँ गए? नटवर जी और पुतला जी, आपकी और इनकी मधु जी की बार बार डिमांड थी कि भाई यहाँ भाईंदर में मीटिंग करो तो कुछ न कुछ नई घोषणाएं माइलस्टोन। तो जब सोनी जी ने इनसे घोषणा कराई, हमने सोनी साहब को आग्रह किया कि भाई अपने को जाजू ट्रस्ट में भी जो मासिक सहायता जारी है बहनों की वो बढ़ानी चाहिए। तो भाईंदर मीटिंग के प्रस्ताव को मानते हुए आगामी मई से भाईंदर मीटिंग के प्रस्ताव को मानते हुए आप हमारे आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं, और आपके बिहाफ पे इसको मैं भाईंदर घोषणा मानता हूँ कि भाई हम धीरे धीरे पायदान चढ़ रहे हैं कि भाई अगले मई से जाजू ट्रस्ट के माध्यम से हमारी निराश्रित बहनों को 4000 रुपये प्रति माह देना हम प्रारंभ करेंगे। जहां पहले से जो फिगर है उस फिगर का बैलेंसिंग फिगर दिया जाएगा, जो पहले से दे रहे हैं, पहले से मतलब स्थानीय ट्रस्ट दे रहे हैं, अन्य कई माध्यम से आ रहा है। अभी कुल मिला करके जहाँ 3500 रुपये जा रहे हैं बैलेंसिंग फिगर या जैसा भी मिला के, उसकी जगह 4000 रुपया हो जाएगा। 500 रुपया प्रति बहन सहयोग बढ़ जाएगा, और उसके अलावा जो दमन जी के न्यास से जो अलग से मिल रहा है वो अलग से चल रहा है, और उसमें सहयोगी ट्रस्टों से जो सहायताएं आ रही है उन सबको मिला के
एक बहन के पास में 4,000 रुपये प्रति माह पहुँच जाए, ये व्यवस्था अपन कर रहे हैं। और आज इन्होंने भी 2,500 किया, अपन ने इसको बढ़ा करके 4,000 रुपये कर दिया। मैं समझता हूँ आपकी तालियों से लगता है कि भाई कहीं आपकी अपेक्षा और उसमें कोई कमी है, तो जाजू ट्रस्ट के लिए खूब सारी तालियाँ। आप ये देखो कि अपन जितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 2010 में 500 रुपये पे थे और 2025 में 4,000 पे आ गए। मेरे ख्याल से देश की ग्रोथ की स्पीड और हमारा ग्रोथ इंजन बराबर चल रहा है, ये मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन। एक प्रस्ताव के लिए यहाँ खड़ा हूँ मैं। सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने कुंभ में स्नान किया होगा। इतना दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार इसका अभिनंदन के पात्र है। हम लोग तालियों से उनका अभिनंदन कर सकते हैं। और एक महासभा के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा सभापति महोदय से कि एक प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव अभिनंदन का पत्र दे, एक गुडविल गेस्चर के रूप में। ये समाज का हमारा एक उनके साथ भी एक सामंजस्य बना रहे, और यही आपसे गुजारिश करने आया हूँ। हम चाहते हैं कि महासभा एक प्रस्ताव पारित करे। कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार को हम अभिनंदन करते हैं, योगी जी का अभिनंदन करते हैं। समाज की ओर से एक पत्र उनको दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, समाज की तरफ से एक नहीं 2 पत्र देंगे। एक योगी जी को देंगे, एक हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश सभा को देंगे। योगी जी ने पूरे हिंदू समाज का, देश के स्वाभिमान का ध्यान रखा। हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश महेश्वरी सभा ने महेश्वरी समाज का ध्यान रखा। इसलिए महामंत्री जी दोनों को आभार और धन्यवाद पत्र देवें। और धन्यवाद में क्या दिक्कत है, ये तो आपका प्रस्ताव है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बढ़िया बात है। आप कोई लेने की बात करते तो फिर कहीं कोई टेक्निकल इशू आता, देना ही है और देने में भी धन्यवाद देना है। बाबूलाल जी, में कहीं दिक्कत है तो अरे साहब लिख देंगे, इसको इतना विखंडित नहीं करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश सभा के अंतर्गत वो प्रयागराज वालों ने आपकी थोड़ी खातिर तवज्जो ज़्यादा की है, मैंने फोटोएं देखी है तो सबका अपन पूरा रखेंगे। और एक जो गंभीर विषय ये महाराष्ट्र प्रदेश का था, मैं दोनों ही हमारे पूर्व और निवृत्तमान विराजे हुए हैं। इस विषय पे कल भी ये जितने जिलाध्यक्ष थे और इनके प्रदेश के जितने भी लोग आए हुए हैं, देखिए बड़ी समस्या और विकट स्थिति है। पिछली बार ये बंसाली जी ने इसी तरह के हाउस में आश्वस्त किया था कि एक धक्का और दो, अगली बार सारे काम करवा दूंगा। तो मुझे 90 की कार सेवा याद आ गई। 90 की कार सेवा में हम यही नारा लगाते थे, एक धक्का और दो, ठीक है ना। बराणु में तो धक्का दे ही दिया, लेकिन आपका 90 से जो बराणु आया, पिछली बार आपने सदन को ये आश्वासन दिया था, आज वापस अपन उसी आश्वासन पे बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ प्रदेश सभा बेहतरीन काम कर रही है, आपके यहाँ खूब बड़ा कोऑर्डिनेशन है। देश की सबसे बड़ी प्रदेश सभा होने के बाद में भी हम सब लोगों के लिए रिमार्केबल बात होनी चाहिए कि ये प्रदेश सभा अपने चुनाव निर्विरोध संपादित करवाती है और इन्हें डेमोक्रेटिक वे पूरे तरीके से इसको निर्विरोध संपादित कराती है। मैंने आपके कल की बात के बाद में विजय भाई साहब से बात करी थी। देखिए, अगर निर्विरोध चुनाव कराने में भाई साहब ने जो मेरे को बात कही कि अपने वहाँ तक तकलीफ़ नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक वे से निर्विरोध चुनाव कराएं, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव को आप पारित नहीं करें, क्या अध्यक्ष को सचिव को चुनने का अधिकार होगा। हम तो आपको इस बात के लिए कह सकते हैं कि आप अपने प्रेजेंट विधान के अनुसार निर्विरोध चुनाव कराने का प्रयास करें, और निर्विरोध चुनाव यदि संपन्न होता है तो आप अध्यक्ष बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ, जॉइंट सेक्रेटरी बनाओ। हमारा तो मूल काम ये है कि आप निर्विरोध चुनाव कराएं। उसमें जो मॉडल बाइलॉज है, मॉडल बाइलॉज को कल्पना करते हुए भी उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहला तो आप लोगों को ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि प्रदेश सभा आज नंबर 1 है तो क्यों है, वो इसलिए है कि आपके यहाँ आपसी विद्वेष नहीं है, आपसी राग द्वेष नहीं है। एक मन पे किसी को चुनाव लड़ने का मन भी आता है, फिर भी बड़े लोगों को मान के बाकी लोग विड्रॉल कर लेते हैं। ये बाकी प्रदेश सभाओं के लिए भी सीखने की बात है। कुल मिला के 100 का प्रदेश, 100 का जिला होता है और वह चुनाव में 4 पेटी बनती कि साहब अध्यक्ष के लिए चुनाव अलग है, बाकी के लिए चुनाव अलग है। जिस तरह की रणबेरियाँ बसती है, कम से कम इतना बड़ा प्रदेश होकर के आप बड़ों का सम्मान रखते हो, सारे काम को काम करते हो। लेकिन मैंने विजय जी भाई साहब से सलाह करने के बाद में हम आपको इसका एक्सटेंशन इस बात के लिए नहीं दे सकते कि आप
अगेन एंड अगेन इसको नॉट टेक इट एज है कि भाई आप इसको एक ये मान लें कि अगले सत्र में जो अध्यक्ष आएगा वो खड़ा हो जाएगा कि साहब भगवान के लिए एक बार और कर दो। संभव नहीं। देश की 27 जिला सभाओं को एक ही मॉडल विधान से चलाना ये महासभा की रीति नीति पद्धति है। कार्य समिति का ये विश्वास है। कार्य समिति से हमने ये आश्वासन लेकर के मॉडल विधान पे काम किया। पिछली बार भी आपको एक स्पेशल मतलब आप ये समझ लें जैसे किसी प्रदेश को विशेष दर्जा देने की बात है। बहुत सारे हमारे प्रदेश मांग करते हैं, कभी आंध्र प्रदेश करता है सरकारी स्तर पर कि विशेष दर्जा दे। मैं मानता हूँ कि आपका प्रदेश भी, क्योंकि आज जो हम 44 जिला सभाएँ मानते हैं उसमें से 13 जिला सभा अकेले इस प्रदेश में। टोटल हमारे 1,72,000 परिवार में से 29,302 परिवार इस प्रदेश में। प्रदेश सब दृष्टि से ठीक काम कर रहा है, सारे मिशंस के लिए ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर ये सदन परमिशन देवे, मॉडल बाईलॉज को ध्यान में रखते हुए यदि आप निर्विरोध चुनाव कराने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं तो सदन आपको जो पिछली बार आपको जो प्रोविज़न दिया था उसको एक्सटेंटिव मोड पे दे सकते हैं। विजय भाई साहब, बीकानेर में ही दियो साया ने पहली साहब बीकानेर मीटिंग में ही पहली एक्सटेंशन दियो है तो सभापति जी, अगर मॉडल विधान से ही कराना है तो फिर कोई प्रस्ताव पास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्ताव पास करने की कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि आप मॉडल विधान के अंतर्गत होगा वो अपने अंदर जो सेक्रेटरी का चुनाव करना है वो करे, उसको ही मॉडल विधान के अंतर्गत ले लिया जाए। उन्हें डर ये है कि कल किसी ने चुनाव के लिए दरखास्त दे दी या अपनी एप्लीकेशन लगा ली तो फिर हम क्या करेंगे, ये उनका डर है। उसके लिए आप प्रस्ताव पास करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दोनों बातें हैं विजय भाई साहब। मॉडल विधान में और इनके विधान में जो फ़र्क आ रहा है, ये रजिस्टर्ड बॉडी है। रजिस्टर्ड बॉडी अपने मॉडल विधान को ये अब तक नहीं मानते थे, जबकि अपने और इनके मॉडल विधान में 99% एकता है। कुछ 1-2 विषय में उसमें अनेकता है। मतलब अगर अपने विधान को और मॉडल बाईलॉज को अपन पढ़ेंगे तो लगभग 95% ये विधान है वो समान है। केवल एक ही बात है कि अभी इनके यहाँ ये परिस्थिति रहती है कि भाई सचिव और अध्यक्ष मिल के काम कर लें। तो मुझे लगता है अगर सदन बड़ा मन रखे, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, ये नज़ीर नहीं बननी चाहिए। इसको इस तरह से नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए कि ये बाकी प्रदेश भी इसको नज़ीर बना ले कि भाई हमारे को अध्यक्ष को चुनने का अधिकार। और अगर विधान ही संशोधन करना है तो या तो ये पूरा विषय विधान संशोधन समिति में जाए, वो निर्णय करे, कार्य समिति में निर्णय करे, कार्यकारी मंडल में निर्णय करे, फिर उसको लागू करे। और यदि जैसे पिछली बीकानेर बैठक में हमने उदारतापूर्वक इतने बड़े प्रदेश की हार्मनी को मेंटेन करने के लिए इनको एक्सटेंशन दिया था, अगर ये हाउस चाहे उस एक्सटेंशन को, लेकिन आपके यहाँ आज एक्सटेंशन दे दिया तो कल से आपका तो प्रदेश, हमारे एक प्रदेश सभा में अभी किसी ने फ़ोन किया कि साहब आपको ये काम करना है, ये हमारे संयुक्त मंत्री जी और उपसभापति जी बैठे हैं, तो कि साहब अब तो 1.25 साल में चुनाव है इसलिए अब हम काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा पहले करके कौन सा न्याय किया था, तो कि साहब हम चुनाव की तैयारी करेंगे। तो इसलिए आपके यहाँ प्रदेश में भी अगर आज इस तरह की बात होती है तो आप मान के चलिए जो वो बात कह रहे हैं, अगर मॉडल विधान और अपने विधान में एक रूपता होके कहीं कोई मध्यम मार्ग निकल जाए ताकि कोई फैब्रिक भी नहीं टूटे और उसका काम हो जाए, यही बात आप कहना चाह रहे हो? नहीं, मेरा कहना सर, कोई प्रस्ताव पास करेंगे तो वो फिर नज़ीर बनेगी, आप निश्चित माने। वो तो पिछली बार भी किया था। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, कल अगर मान लीजिए कल गुजरात वाले आपसे बोले साहब हमारा वो लाख रुपया और 10 लाख रुपए का प्रस्ताव की जो अध्यक्ष है वो 10 लाख रुपए देगा, अध्यक्ष बन जाएगा, कल इसके ऊपर भी बात आएगी। फिर तो बात आएगी। और विजय भाई साहब अगर हाउस उसको परमिट करेगा तो ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ बहुत सिंपल सी बात है, अल्टीमेटली वी ऑल कमिटेड टुवर्ड्स दिस हाउस। ये हाउस अगर परमिशन देगा, ये हाउस भाई पिछली बार भी उसको नज़ीर इसलिए नहीं बनाया कि इनके प्रदेश की वास्तव में कुछ स्थिति विशेष है। आपकी बात को मैं मानता हूँ कि उसको देखिए, आप भी बिराजे हो सतीश जी, ये बंसाली जी भी है, ये मधु जी भी है, आप भी इसको इस तरह से नहीं लेवें कि भाई हम महासभा में रोज, क्योंकि महासभा में हमको सारे संगठनों को चलाना है। हमारी रीति नीति पद्धति में यदि मत भिन्नता होगी, 2 तरह की बात होगी तो बाद में हमको ही फेस करना भारी पड़ जाए। इसलिए इसका रास्ता या तो आप इसको कमिट कर दें, आप प्रस्ताव पास मत करिए, आप उन्हें करने दीजिए जो करना चाहते हैं। मेरा इतना ही कहना है आपसे। हाँ,
भाई हमारे निवृत्तमान सभापति जी का ये कहना है कि जोधपुर अधिवेशन के बाद ही चुनाव की कोई स्थिति बनेगी, उस पर बात होगी, तो उसके बाद में ही अपन इस पर कोई बात करें। आपका पत्र आया है, सदन में चर्चा के लिए रख दिया है। आपने भी महाराष्ट्र प्रदेश के सारे लोगों को बुलाया है, मुझसे मिलाया है, मुझ पर भारी दबाव बनाया है। मैंने आपके सारी चीज़ों को स्वीकार किया है और सदन में रखा है, और जैसा आप चाहते थे वैसा रखा है। सदन ये चाहता है कि अगर इसको अगली बार के लिए डेफर किया जाए तो इसको पेंडिंग रखें। मैं जैसा सदन कहे वैसा, भाई इन्होंने जो किया वो भी मैंने आपको बता दिया, मैंने जो किया वो भी मैंने आपको बता दिया, और इन्होंने जो कहा वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसको डेफर करना है तो डेफर। हम बोलो सा सतीश जी। हाँ बाबूलाल जी। अरे सतीश जी, बाबूलाल जी पहले से माइक लेके खड़े हैं, आपके लिए खतरा। बाबूलाल जी की तो आवाज भी बड़ी है, बाबूलाल जी को तो आवाज। अरे बाबूलाल जी पहले से टिकट लेके खड़े, आप आरएसी में। नहीं मारी टिकट तो कैंसिल कर दी, वो टिकट कन्फर्म हुई को नहीं, हमारी बात भी कन्फर्म को नहीं हुई। मैं दो बातों का ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहूँगा कि एक तो जैसे आज कन्हैयालाल जी मुंद्रा आए और उन्होंने बीकानेर में 100 करोड़ रुपए की एक हॉस्पिटल, 100 करोड़ रुपए की, हमने सुबह सदन में इस बात के लिए किया। उस बात को आगे करना चाह रहा हूँ। शायद उनका कोई बड़ा मन हो सकता है, अपने जो विधवा बहनों को सहायता है पूरी कितनी जाती है, कितनी बहनों को जाती है पूरे थ्रू आउट इंडिया में? तो करीब 1559 बहनों को, 1559 बहनों को ना। हाँ, तो हो सकता है उनका कोई उदार मन, बड़ा मन बने तो उनको ये बताएं 1559 बहनों को ये सहायता जा रही है। ठीक, आज इतनी बात करनी है। ये कन्हैयालाल जी से कल हम फ्लाइट में साथ में थे, पूरी मेरी बात हुई। परसों ही वो जोधपुर से आए थे, पूरी बात हुई है। और आपको भी पता है, जैसे पहले दम्मानी जी को आग्रह किया तो उन्होंने भी 1200-1300 को सहयोग शुरू किया है, और ईश्वर की कृपा रहेगी तो अपन कन्हैयालाल जी साहब से भी कोई न कोई बड़ी मदद यही बात। ये बाकी जो बातें मैंने कहनी थी वो आपको अजय जी शायद आपने कोई लिखी होगी तो ध्यान रखना, उन सब बातों पे गौर जरूर करना। ठीक। सभापति जी मैं बात कहूँ, मेरा निवेदन सदन से ये है और विजय जी भाई साहब से भी ये है कि जो उदाहरण आप दे रहे थे उससे मैं ये बात को इसलिए ना जोड़े कि हमारे यहाँ हम जो बात कर रहे हैं जो इतने वर्षों से प्रूवन है, हम वो कर रहे हैं जिससे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और दूसरे को भी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए हम वो बात को कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं। आज अगर हम कोई नई रीति की बात करते, कोई नई नीति की बात करते तो उसका निश्चित ये सदन को ये उस पर विचार करना चाहिए था। मुझे लगता है कि हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जिससे नया कोई सोच करना पड़े, इसलिए कम से कम हमारी इस बात को ऐसा ना जोड़े। थैंक यू। ठीक है, अब अपने आप सबके आशीर्वाद से पूरे बिंदु क्रम हो गए, अब केवल अपनी भी कुछ बारी बनती है। आज इतना सुंदर कार्यक्रम 3 दिन से महेंद्र समाज लगा हुआ है और उनके कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से कम शाब्दिक रूप से और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के रूप में एक मिनट मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के आपके समक्ष में आमंत्रित करता हूँ। महेश जी भूतड़ा, पवन जी साडा, नटवर जी डागा, नारायण जी तोशनीवाल और राजेश जी महेश्वरी, पुरुषोत्तम जी दरक, राजेश जी राठी, गोविंद जी अटल, पंकज जी मल, किशन जी मुंदड़ा एवं उनकी टीम, गौरी शंकर जी चितलांगिया, संतोष जाजू। ये तो मैंने कुछ नाम पढ़े हैं, लेकिन इनके साथ अनसीन जिनके नाम नहीं मैंने लिए, उन सभी कार्यकर्ताओं को आपकी ओर से जोरदार तालियां कि किया है कि उन्होंने जो काम किया है। और बाकी ये इनके गुलदस्तों ठीक है ना यार। एक बार हम आए हुए सारे लोग पूरी भाईंदर की इस टीम के लिए, महाराष्ट्र प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं के लिए हृदय तल की गहराइयों से टीम भाईंदर के लिए एक बार जोरदार तालियां, और आप भी अपने लिए तालियां बजाएं कि इस भवन के बनने के बाद देश भर के प्रतिनिधियों को एक साथ बुला के
आतिथ्य का जो अवसर आप लोगों को मिला है उसके लिए आप लोगों का खूब सारा अभिनंदन, खूब सारा आशीर्वाद आपको इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं जो टीम यहाँ देखी है भाईंदर में और जितनी ताकत और ऊर्जा कार्यकर्ताओं की देखी है, ये इतने छोटे से कार्यक्रम से पार पड़ेगा नहीं। नटवर जी, आगे की कार्यकारी मंडल की मीटिंग के लिए दिमाग में तैयारी रखिएगा कि मतलब अपने न्योता चला के लेते हैं और टंक लिखते ही हैं, तो छोटे मायरे से हम काम नहीं करने वाले हैं। इसलिए जोरदार एक बार तालियां और उसके बाद में राष्ट्रगान के साथ अपन इसको समाप्त करेंगे। महाकुंभ के लिए जो बैठे हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, फोटो तो आ गई है, और राष्ट्रगान चालू करें। देश के प्रति हमारा सम्मान, फोटोशूट अलग होता है। तो अब मैं निवेदन करूंगा सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, राष्ट्र धुन के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त करें।